नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक बार हम पुनः हिंदी के नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। आज हम हिंदी भाषा में क्या पढ़ेंगे? भाषा की इकाई पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने भाषा के संबंध में मतलब भाषा क्या होती है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में जाना था। इसके लिए हमने 2 वीडियो बनाया है, पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 भाषा के संबंध में। अब आज भाषा की इकाई पढ़ने जा रहे हैं। ये वर्णमाला का टॉपिक है दोस्तों। पर वर्णमाला की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि प्रत्येक भाषा की एक सार्थक और बड़ी इकाई होती है तथा प्रत्येक भाषा की एक छोटी इकाई भी होती है। तो यहाँ हम देखेंगे, आज देखेंगे दोस्तों कि भाषा की इकाई, जैसे हिंदी भाषा को हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, आगे हम हिंदी भाषा को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो भाषा की इकाइयाँ यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई क्या होती है और उसके बीच की इकाइयाँ क्या क्या कहलाती हैं। तो देखेंगे भाषा की जो इकाई होती है यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। भाषा की सबसे बड़ी या सार्थक इकाई कहलाती है दोस्तों वाक्य। क्या भाषा की सबसे सार्थक व बड़ी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? वाक्य कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ देखना आगे कि वाक्य जो होते हैं क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के व्यवस्थित समूह से, सार्थक शब्दों के समूह से ही वाक्यों का निर्माण होता है। तो ये भाषा की सबसे दोस्तों सार्थक और बड़ी इकाई होती है। जैसे अंग्रेजी में भी आप सेंटेंस के माध्यम से ही उसका अध्ययन करते हैं और इंग्लिश को बोल पाते हैं, इसी प्रकार हिंदी भी वाक्यों के माध्यम से ही बोली जाती है ना। तो भाषा की सबसे बड़ी और सबसे सार्थक इकाई जहाँ से किसी भाषा को समझा जा सकता है वो क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। इसी प्रकार भाषा की सबसे बड़ी इकाई से सबसे छोटी इकाई की ओर आगे हैं, देखेंगे उपवाक्य। तो भाषा की दूसरी इकाई क्या कहलाती है? हम बड़े से छोटी इकाई की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। तो भाषा की दूसरी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य कहलाते हैं। उपवाक्य क्या कहलाते हैं दोस्तों? जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। कहने का आशय ये होता है कि कहीं ना कहीं ये अबोध रहते हैं, पूर्ण अर्थ रूप से अपना पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? पद या शब्द होते हैं दोस्तों। क्या? पद या शब्द होते हैं। आगे हम बताएंगे पद या शब्द क्या कहलाते हैं, चूंकि इनको हमने डिटेल से लिखा है ना। पद और शब्द में क्या अंतर होता है आगे हम आपको बताएंगे। फिर पद या शब्द से छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? अक्षर होती है। कई बार कई किताबों में या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बताया भी है। कई किताबों में भी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। कई बार अक्षर को उस भाषा की सबसे छोटी इकाई बता दिया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है दोस्तों, है ना। अक्षर जो होता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं होती है, बल्कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण कहते हैं दोस्तों। जब ओरल या मौखिक रूप होता है उसको ध्वनि कहते हैं, और जब उसका लिखित रूप हो जाता है तो क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। तो अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि या वर्ण होती है। इसी क्रम को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, एक एक करके। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ग्रहण कर पाएंगे। और यहीं से वर्णमाला नामक टॉपिक शुरू हो जाएगा। वर्णमाला के हम प्रकार देखेंगे, स्वर और व्यंजन देखेंगे, फिर स्वर को पढ़ेंगे, फिर व्यंजन को पढ़ेंगे। स्वर को कई आधार पर पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर, है ना, जीव के आधार पर, है ना। तो इस प्रकार से मात्राओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो स्वर को कई आधार पर पढ़ेंगे। लगभग हम आपको 1-2 आधार नहीं, लगभग 5-6 आधार पर हम स्वर पढ़ाएंगे। इसी प्रकार आगे फिर व्यंजन भी पढ़ेंगे। तो व्यंजन भी कई आधार पर, उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे, प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे, प्राण के आधार पर पढ़ेंगे, घोष के आधार पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू आप वीडियो को देखेंगे और एक के बाद एक जब वीडियो आती रहेंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें, हिंदी की पूरी बारीकियों को आप जान पाएंगे, ठीक है। और आपको आगामी जो पेपर होगा, एक जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी भाषी स्टेट हैं और जितने भी हिंदी भाषी स्टेट हैं, जिस पेपर में हिंदी आना होगा, उन सभी राज्यों के लिए और सभी पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं भाषा की इकाइयों को डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई वाक्य होता है तथा सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है दोस्तों। अभी हमने आपको बताया है कि किसी भी भाषा को वाक्यों के माध्यम से बोला जाता है या समझा जाता है, इसलिए वह सबसे सार्थक और बड़ी इकाई कहलाती है। इसी प्रकार भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण कहलाती है। हमने अब पहले भी बताया है। तो चलिए चलते हैं
वाक्य क्या होता है, वाक्य को भी देखेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे और एक एक करके सभी तथ्यों को देखेंगे। तो देखेंगे वाक्य को हम देखने जा रहे हैं यहाँ की भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, इसकी क्या डिफिनेशन है, इसको कैसे जानेंगे और समझेंगे। तो देखिएगा पहली डिफिनेशन हम यहाँ 2 डिफिनेशन लेकर आए हैं, दोनों तरीके से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, और बहुत सटीक परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है कि एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने वाले शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या दोस्तों, वाक्य उसी को कहा जाएगा जिसमें एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त कर दिया जाए, मतलब बोल दिया जाए, मतलब एक बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे राम घर जाता है, ये एक वाक्य हो गया और इस वाक्य के माध्यम से एक बात को पूर्ण रूप से कह दिया गया है कि राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है, इस वाक्य को पूर्ण रूप से कह दिया गया है, मतलब ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। तो अगली परिभाषा देखते हैं वाक्य की दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पास वाक्य की दूसरी परिभाषा भी हम लेकर आए हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण भी हम लिए हैं तो आगे बताएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। क्या दोस्तों, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। कहने का आशय यह है दोस्तों कि शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक भी हो और जब उसको व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया जाता है तो वाक्य का निर्माण हो जाता है। तो ऊपर की परिभाषा में हमने देखा है कि कहा जा रहा है कि किसी विचार को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और दूसरी परिभाषा में देखा है कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों दोनों ही परिभाषाएं उचित और सत्य हैं। आप देखिएगा और एनालिसिस करिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और हमने क्या बताया आपको। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें एक विचार को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर दिया गया है। या शब्द जो है यहाँ देखना, पढ़ना है और रहना है ना, दोनों ही जो जितने शब्द हैं इसमें सार्थक शब्दों का मेल है। ऐसे शब्द जो निरर्थक होते हैं वो कभी वाक्यों में प्रयोग ही नहीं किए जाते। कहने का आशय यह है दोस्तों कि मानव अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में केवल सार्थक शब्दों को ही बोलता है और अध्ययन करता है, निरर्थक शब्दों को कभी अध्ययन नहीं करता है। तो आगे देखेंगे इसी प्रकार एक दूसरा परिभाषा यहाँ दिया हुआ है, दूसरा उदाहरण दिया हुआ है भाषा का कि वाक्य का कि अनुराग खेलता है। दूसरा वाक्य है अनुराग खेलता है। इसमें भी देखिएगा कि एक विचार को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर दिया गया, एक बात को पूर्ण रूप से कह दिया गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अनुराग खेलता है शब्दों का, सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह भी है दोस्तों। क्या सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह भी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा जो होते हैं, वाक्य जो होता है भाषा की सबसे सार्थक और बड़ी इकाई होता है। आगे देखेंगे तो वाक्य से छोटी इकाई क्या हमने बताया था, पद और शब्द होते हैं। तो पद और शब्द क्या कहलाता है, ये पद और शब्द अलग अलग देखेंगे। अभी हम पद देखने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इससे पहले उपवाक्य हमने देखा था, तो उपवाक्य क्या होते हैं, जो शब्दों का ऐसा समूह जो अपने पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते, वो उपवाक्य कहलाते हैं, ठीक है। पर यहाँ हम आगे देखने जा रहे हैं पद। दूसरा यहाँ हमने देखा भाषा की दूसरी इकाई क्या है, पद है। पद क्या कहलाते हैं देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। शब्द और पद में सिर्फ यही अंतर है कि शब्द शब्दकोश में मिलते हैं और पद वाक्य में मिलते हैं। क्या दोस्तों समझ में आया है आपको। देखिएगा यहाँ ये कहा जा रहा है, मतलब पद और शब्द एक ही होते हैं, पर चूंकि शब्द और पद दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं, अतः थोड़ा तो भिन्नता होना चाहिए अर्थों में। तो पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं, ये बताया जा रहा है कि जो वाक्य में शब्द लिखा होता है उसे पद कहते हैं। जैसे राम घर जाता है एक वाक्य हो गया है ना। यहाँ देखेंगे कि हमने जैसे ये उदाहरण लिया है कि अनुराग खेलता है, जैसे देखिएगा तो अनुराग खेलता है में अनुराग जो हो गया यहाँ पास देखेंगे क्या हो गया, ये पद कहलाएगा यहाँ, है ना। पर अनुराग यदि इंडिविजुअल शब्द होता या कहें कि अलग से इसको लिखा, यह अनुराग शब्द बस लिखा होता तो उसको क्या कहा जाता, शब्द कहा जाता। यहाँ उदाहरण परिभाषा में यही कहा जा रहा है दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, जो वाक्य में लिखे होते हैं, और शब्द
पद में सिर्फ यही अंतर होता है कि शब्द क्या होते हैं, शब्दकोश में मिलते हैं, इन्हें डिक्शनरी में मिलते हैं, क्योंकि उनको इंडिविजुअल देखा जाता है, और पद वाक्य में मिलते हैं। अभी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों शब्द और पद में ये अंतर होता है। आगे देखेंगे शब्द, यहाँ पुनः शब्द की परिभाषा है। तो देखिएगा यहाँ जैसे कि हमने पद बताया है और शब्द यहाँ दिया हुआ है, तो ये पद के बारे में हमने जाना और शब्द की परिभाषा देखने जा रहे हैं कि शब्द की क्या परिभाषा होती है। तो हमने शब्द की भी यहाँ 2 परिभाषाएं दिया है। देखिएगा पहली परिभाषा है, वर्णों के सार्थक और सुव्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से, जब वर्णों का मेल आपस में होता है तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है ना। पर यदि वो सार्थक शब्द का निर्माण नहीं हुआ तो वो शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। कहने का मतलब कोई सार्थक शब्द ही बनना चाहिए, मतलब वर्णों का ऐसा मेल जो सार्थक शब्द बनाए उसी को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी यहाँ लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे वो क्या कहलाता है, वो शब्द कहलाता है। जैसे हमने राम कहा तो राम से हमको एक अर्थ प्रकट होता है, अनुराग कहा तो एक अनुराग से अर्थ प्रकट होता है। जैसे कहते हो जाता है तो जाना शब्द क्या हो जाएगा, ये भी अपना अर्थ प्रकट करता है। ये सब सार्थक शब्द हैं दोस्तों। तो ये क्या कहलाएंगे, शब्द। मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कुछ उदाहरण है, जैसे पानी एक सार्थक शब्द है, इसका अपना अर्थ होता है, मीन्स होता है। राम हो गया, प्रेम हो गया, और भी जितने भी शब्द होते हैं यदि इंडिविजुअल लिखा रहेगा वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। पर यदि वो वाक्य में लिखे जाते हैं तो क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे दोस्तों। और शब्द और पद में यही अंतर भी होता है। आगे देखेंगे अक्षर, देखेंगे कि अक्षर क्या होता है। चूँकि हमने आपको बताया है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, उससे छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पद या शब्द होते हैं। तो पद को भी देखा, शब्द को भी देखा। और पद या शब्द से छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, अक्षर होता है। अक्षर का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको शब्दांश भी कहते हैं। क्या? अक्षर का एक दूसरा नाम क्या है, शब्दांश भी कहते हैं। तो देखिएगा इनकी परिभाषा यहाँ लिया है हमने। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाता है अक्षर कहलाता है। मतलब एक सांस में, मतलब एक बार में जिस वर्ण का हम उच्चारण कर देते हैं वही क्या कहलाता है दोस्तों, अक्षर कहलाता है। ठीक है। जैसे अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे, आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ एक दूसरी परिभाषा भी अक्षर के बारे में लिया गया है। अक्षर या शब्दांश की एक दूसरी परिभाषा है, कह रहा है कि अक्षर या शब्दांश ध्वनियों की संगठित इकाई को कहते हैं। किसी भी शब्द को अंशों में तोड़कर बोला जा सकता है, अंशों में तोड़कर बोला जा सकता है। जैसे समझिएगा दोस्तों कि यहाँ राम शब्द लिखा हुआ है तो ये एक शब्द हो गया। और अक्षर क्या, मैंने कहा कि शब्द से छोटी क्या होता है, अक्षर होता है। तो रा और माँ को अलग कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अक्षर हो गया। मतलब रा और ये माँ क्या हो गया दोस्तों, ये अक्षर हो गए। ठीक है। मतलब 2 अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण किए हैं। तो भाषा की अभी सबसे छोटी इकाई की ओर हम जा रहे हैं। अभी हमने देखा अक्षर है, तो रा और माँ, मतलब किसी स्वर और व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो एक सांस में करते हैं, एक बार में एक वर्ण का उच्चारण करते हैं, वही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है या शब्दांश कहलाता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कुछ यहाँ उदाहरण लेकर हमने बताया है। जैसे देखिएगा उदाहरण है क, ख, ग जैसे आदि शब्द देखिए, यहाँ क्या कहलाएंगे, ये सब के सब अक्षर कहलाएंगे। जैसे राम शब्द यहाँ दिया हुआ है, राम में भी हमने बताया कि एक शब्द है और यहाँ एक राम को विभाजित कर दिया गया 2 वर्णों में, ये क्या है, अक्षर हो गया। तो रा और माँ क्या हो गए, अक्षर हो गए। तो राम को विभाजित कर दिया गया 2 में। और वर्ण क्या कहलाएंगे, जैसे वर्ण क्या है, जैसे देखेंगे यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी के कैसे, मतलब शब्द ये राम हो गया, फिर अक्षर क्या हो गया, रा और माँ हो गए। और वर्ण क्या हो गए, जब स्वर और व्यंजन के रूप में लिख दिया जाता है। रा में देखेंगे कि रा से जब बड़ा आ स्वर बाहर कर दिया गया तो रा हलंत में हो गया। इसी प्रकार माँ स्वर में, माँ व्यंजन में देखा कि माँ से जब आ स्वर को बाहर कर दिया तो क्या हो गया, माँ हलंत में हो गया। कहने का मतलब स्वर और व्यंजन के रूप में लिख देने से ये क्या हो गया। राम शब्द में देखेंगे 4 वर्ण है। यहाँ समझ में आ रहा दोस्तों क्या, राम शब्द में यहाँ देखेंगे कि 4 वर्ण हैं और 2 अक्षर हैं। और मतलब वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से क्या हुआ, अक्षर बना। मतलब वर्णों के
समूह से शब्दों का निर्माण हुआ, और शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से किसका निर्माण होता है दोस्तों? वाक्य का। किसका? वाक्य का। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अगला शब्द क्या है? ध्वनि। हमने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। अब ध्वनि को समझने जा रहे हैं कि ध्वनि क्या होता है। यहाँ देखेंगे ध्वनि के बारे में। मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ मौखिक भाषा में किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जिन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि सुनाई देती है वही क्या कहलाती है? ध्वनि है। मतलब मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र जो स्वर होता है वही ध्वनि कहलाता है। और इसका इस्तेमाल प्रायः क्या होता है? सिर्फ मौखिक भाषा में होता है। मौखिक भाषा मतलब केवल मुख से उच्चारण बस किया जाता है। तो जो मौखिक जो ध्वनि होती है उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जो स्वर निकलते हैं मुख से उसको ध्वनि कहते हैं। आगे देखिएगा, तो ध्वनि की हमने परिभाषा इस प्रकार से देखा है। अब आगे लास्ट में हम देखने जा रहे हैं क्या? वर्ण देखने जा रहे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? वर्ण होती है। जैसा कि ऊपर हमने दिखाया भी है शुरू में। तो आगे देखिएगा, वर्ण की परिभाषा है, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके, जिसको और अधिक विभाजित ना किया जा सके। जैसे अभी हमने आपको दिखाया है कि क्या आप इन ध्वनियों को, क्या यहाँ आप देखिएगा कि जो ये ध्वनि है, जो वर्ण यहाँ है र, आ, म और आ, इनको स्वर और व्यंजन के रूप में लिख दिया है। मतलब राम शब्द जो था इसको वर्णों में जब तोड़ा गया, यानी पदों के रूप में विभाजित किया गया, वर्णों में अलग किया गया, तो देखेंगे स्वर और व्यंजन के रूप में आ गए हैं। अब क्या इसका विभाजन और अधिक हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे राम शब्द का विभाजन 2 वर्णों में हो गया, अक्षर में हो गया, और अक्षर का विभाजन वर्ण में हो गया, पर वर्ण का विभाजन अब नहीं हो सकता क्योंकि सबसे लास्ट इकाई है स्वर और व्यंजन के रूप में लिख दिया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि भाषा यहाँ वर्ण की परिभाषा क्या है भाषा में, कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके। टुकड़े मतलब विभाजन ना हो सके, वर्ण कहलाता है, और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या भी वर्ण बताया है। तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है। हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है दोस्तों, 52 वर्ण होते हैं। तो एक नज़र में दोस्तों, चूँकि हम आपको बताए हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला नामक टॉपिक शुरू हो जाएगा। हम वर्णमाला यहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे। एक तरह से ये जो टॉपिक है तो वर्णमाला के ही पार्ट है, लेकिन ये भाषा का सबसे अंतिम पार्ट है। हमने भाषा की फर्स्ट वीडियो बनाई है, सेकंड वीडियो बनाई है, अब कह सकते हैं कि भाषा की थर्ड वीडियो है, या कह सकते हैं कि वर्णमाला की फर्स्ट वीडियो। क्यों? क्योंकि भाषा के बारे में अभी हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। और जो वर्ण होता है, वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा कि हिंदी भाषा में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। दोस्तों हम एक नज़र में आपको बता रहे हैं कि 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हिंदी में 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पहला है, कौन सा है? हिंदी में 52 वर्णों को हम हिसाब दे रहे हैं। जिससे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, 2 उच्छिष्ट वर्ण होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। और इन टोटल इनको जो है तो जोड़ा जाए तो हिंदी भाषा में 52 वर्ण आपको मिल जाएंगे। दोस्तों कहने का आशय ये है कि हिंदी भाषा इन वर्णों से मिलकर, कौन कौन से वर्ण? स्वर हो गया, कौन सा हो गया? स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अयोगवाह, उच्छिष्ट वर्ण, संयुक्त व्यंजन, इनके माध्यम से 52 वर्ण मिलते हैं।
और 52 वर्णों का यूज करके हम हिंदी भाषा को बोल पाते हैं दोस्तों। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, केवल 52 वर्णों को बोल करके हम हिंदी भाषा को बोल पाते हैं। और दोस्तों अगली वीडियो में आप देखेंगे हिंदी कितनी रोचक और कितनी साइंटिफिक भाषा है ना। जैसे आपने कभी न सुना होगा अन्य भाषाओं के बारे में कि भाषा का उच्चारण कैसे होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है, किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कौन सा वर्ण कंठ से बोला जाता है, कौन सा वर्ण तालु से बोला जाता है। तो इस प्रकार से आगे हम पढ़ाएंगे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, फिर व्यंजन को पढ़ेंगे, आयोग बाह्य बताएंगे कि क्या होता है, उच्चित वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, और इन्हीं से बहुत सारे वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ वर्णमाला हम बताने जा रहे हैं, वर्णमाला की परिभाषा, और इसी प्रकार से वीडियो का यहाँ से समापन होगा। वर्णमाला ये भाषा का अंतिम इकाई की ओर पहुँच गए हैं ना, वर्ण, और वर्ण से क्या हो रहा है, वर्णमाला बनेगा। लिखा हुआ है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या जो वर्ण है, कौन से वर्ण, जो 52 वर्ण हैं वो कौन से वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन है। मतलब वर्णों को स्वर और व्यंजन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो स्वर होते हैं वो भी वर्ण कहलाते हैं और व्यंजन भी वर्ण कहलाते हैं। तो जब वर्णों को स्वर और व्यंजन के रूप में व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया जाता है, उसी समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। कहने का सही है कि जो वर्णों का स्वरूप है, स्वरों को अलग व्यवस्था बना दी गई है, व्यंजनों की अलग व्यवस्था बना दी गई है, और एक क्रम से इनको लिखी गई है, एक व्यवस्था में लिखा गया है। इनका अपने व्यवस्था होती है, लिखने का एक क्रम होता है और पढ़ने का भी अपना क्रम होता है। यदि इनको क्रम से ना पढ़ा जाए और क्रम से ना लिखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और पढ़ना जो है तो कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो वर्ण होते हैं, कहना ये चाहता हूँ कि वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो वर्णों का जो स्वर और व्यंजन के रूप में क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह कर दिया जाए, उसी वर्णों की माला को ही वर्णमाला कहते हैं। मतलब एक व्यवस्थित तरीके से लेखन कर दिया जाता है, पढ़ा जाता है, उसकी एक व्यवस्था होती है, मतलब एक माला तैयार हो जाती है, वर्णों की माला तैयार होती है। उसी माला को या वर्णों की माला जो बनती है उसी को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे कि जो वर्णमाला है, यहाँ देखेंगे कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अगली वीडियो में दोस्तों वर्णमाला के टॉपिक से आएंगे तो हम स्वर पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ेंगे। तो हम स्वर की अलग अलग वीडियो बनाएंगे और व्यंजन की अलग वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, एक कंसेप्ट मिला है कि भाषा अपनी बड़ी इकाई से कैसे छोटी इकाई की ओर इसका प्रवाह हुआ है ना, और कैसे हिंदी में वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों का निर्माण होता है और इससे पूरी भाषा को बोला जाता है। तो हिंदी भाषा में दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। आगे इन 52 वर्णों के बारे में अलग अलग करके स्वर और व्यंजन के रूप में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में स्वर के साथ और व्यंजन के साथ में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। आज के लिए इतना ही। गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।